हेलो दोस्तों, हाय, गुड इवनिंग। आज हम आपको सिखाएंगे आप सबका फेवरेट चैप्टर, दैट इज़ डायबिटीज़, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स बोल लीजिए, या तो शुगर का पेशेंट बोल लीजिए, या जो आपको सही लगे। ये फेवरेट मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर एक के घर में एक ना एक शुगर पेशेंट होता ही है। ठीक है। शुगर का पेशेंट का मतलब क्या होता है? शुगर पेशेंट मतलब खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई हो। और ये क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन, जो पैनक्रियास जो इंसुलिन रिलीज करने के लिए जो जिम्मेदार होता है, वो इंसुलिन रिलीज करना या तो बंद कर देता है या तो कम कर देता है। तो अगर वो कम कर देता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग देंगे टैबलेट्स, ताकि वो टैबलेट्स पैनक्रियास पे एक्ट करें और उसको इंसुलिन को रिलीज करे। अगर इंसुलिन नेचुरल तरीके से अगर रिलीज करता है, दैट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपको अलग से शुगर की मेडिसिन लेने की जरूरत है, दैट्स इट। तो आप क्या करते हैं एक्चुअली, आप कोई भी मेडिसिन जब आप लेते हैं, सो वो मेडिसिन का काम क्या होता है कि वो पैनक्रियास पे काम करे, ताकि वो वहां से इंसुलिन रिलीज करवाए। ठीक है। वो शुगर कम नहीं करता आपके ब्लड में से। ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो पैनक्रियास पे हिट करता है और पैनक्रियास क्या करता है, रिलीज करता है। तो पैनक्रियास जैसे ही वो रिलीज करेगा इंसुलिन, तो वो ऑटोमेटिकली शुगर का लेवल कम होते जाएगा बॉडी के अंदर, ब्लड के लेवल के अंदर। ठीक है। और सेकंड जो होता है, जो मेडिसिन इस सब में काम आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है। और जो मेडिसिन, मतलब मैं कितना भी टैबलेट खिला दूं पर उनको काम कुछ भी नहीं आएगा, उनको हमको इंजेक्शन देना ही पड़ेगा, इंसुलिन देना ही पड़ेगा। ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट। दैट मीन्स टाइप 1 एंड टाइप 2, मतलब दो टाइप के यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस है। सो फर्स्ट टाइप इज योर इंसुलिन डिपेंडेंट। सो इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट हो, वो उस पर डिपेंडेंट होता है। ये जुवेनाइल में भी हो सकता है, जुवेनाइल में भी, बिकॉज क्योंकि वो हेरिडिटरी है, उनके अब्बा को भी था, दादा को भी था, तो इसको भी हो गया। और ये बहुत कम कम उम्र के बच्चों को हो जाता है, मतलब कभी कभी बॉर्न होते साथ ही हो जाता है। इसके लिए जब भी बच्चा बॉर्न होता है तो सबसे पहले पेडियाट्रिशियन वहाँ पे क्या करता है, वो सबसे पहले उसका ब्लड शुगर लेवल चेक कर लेता है कि इसको कहीं शुगर वगैरह तो नहीं है। तो ऑन द स्पॉट, सोच लीजिए, जो बर्थ लिया और उसने डायरेक्टली ये चेकअप करना कर। अब तो ये सब होता ही है। ठीक है। ताकि अगर हमको पता चल जाए पहले से कि ये डायबिटिक है या डायबिटिक कंडीशन में है या डायबिटिक होने वाला है क्योंकि उसकी माँ को या बाप को है, इन दैट केस उन लोग पहले से प्रिकॉशन लेंगे कि बच्चे को ना हो, कोशिश यही रहती है। ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले से उन लोग टेस्ट ले लेंगे। अगर है, इन दैट केस द किड हैज टू टेक इंसुलिन, दैट्स इट। कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। मगर मोस्टली ऐसा होता नहीं है, बट अगर हुआ तो ये काम करना पड़ता है हमें। तो फर्स्ट जो होगा टाइप 1 जिसे हम लोग कहते हैं, वो है इंसुलिन डिपेंडेंट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल। ठीक है। जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, जो बच्चों का हेरिडिटरी होता है, उस केस में हमारा ट्रीटमेंट सिर्फ होगा इंसुलिन एंड इंसुलिन ओनली। सेकंड जो केस होगा वो होगा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जहां पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक काम आ जाएगा। ठीक है। और थर्ड जो होगा वो होगा जेस्टेशनल मतलब कि उसको पहले था नहीं, बट ओनली ड्यू टू प्रेगनेंसी, वुमेन को ड्यू टू प्रेगनेंसी ही उसको शुगर हुआ है। सो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, इंसुलिन एंड मेटफॉर्मिन बोथ। बट एज पर एक्चुअली देखिए, देखा जाए तो हम डॉक्टर्स मोस्टली प्रेफर करते हैं कि मेटफॉर्मिन दे और उसका काम हो जाए। बट एज पर आवर स्टडीज इट सेज द ड्रग ऑफ चॉइस विल बी इंसुलिन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मेटफॉर्मिन एज अ सेकंड प्रायोरिटी। तो आपको आपके एग्जाम में यही लिखना है कि इंसुलिन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मेटफॉर्मिन एज अ सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है। इसका मतलब जब ये दोनों ऑप्शंस होंगे आपके एग्जाम में, तब आपको इंसुलिन ही सिलेक्ट करना है, वेर एज मोस्टली डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 टाइप के डायबिटीज और उसको किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है। ठीक है। ये इसके क्या क्या मैक्सिमम पॉइंट्स है। सो हम लोग क्या करते हैं, डायबिटीज मेलाइटस चेक करने के लिए जब एक ग्रोन अप होता है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरी 3 मंथ एक चेकअप होगा जिसको हम लोग कहते हैं HbA1c। ठीक, HbA1c। अब इसका क्या होता है रेंज, ये होता है आपका बिलो 5.4। ठीक है। ये इसके नीचे ही होना चाहिए। अगर ये 5.5 से 6.4 के बीच में रहा, इसका मतलब आप हो प्री डायबिटिक। ठीक है, प्री डायबिटिक। और आपका अगर 6.4 के अगर ऊपर है तो ये आप हो जाएंगे डायबिटिक। ठीक है। तो ये हो गया आपका डायबिटीज मेलाइटस।
के बारे में। ओके, अब डायबिटीज इंसिपिडस भी होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये आप बता क्यों नहीं रहे। सो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इसमें पॉलीयूरिया होता है, बहुत ज़्यादा यूरिया की फ्रीक्वेंसीज आ जाती है। क्यों होता है ये होता है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ आपका एडीएच, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। सो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा आपका इसमें डेस्मोप्रेसिन और वासोप्रेसिन। ठीक है, सो अगर आपको पूछता है उसके बारे में, दैट्स इट, आपको यही लिखना है या फिर यही आंसर आपको सिलेक्ट करना है, वासोप्रेसिन या फिर डेस्मोप्रेसिन। वेयर डायबिटीज मेलाइटस के बारे में ये है। ठीक है, अब डायबिटीज न्यूरोपैथी भी एक है। डायबिटीज न्यूरोपैथी मतलब क्या होता है कि जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं उनको क्या होता है ना कि नस में खिंचाव ज़्यादा हो जाता है, नस में पेन, बॉडी में पेन, पैर में पेन, हाथ में पेन, पैर के नीचे पेन, मतलब सोल की तरफ पेन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के पेन या फिर मूंगी की तरह चलना हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं प्रीगाबालिन। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा प्रीगाबालिन के बारे में कि प्रीगाबालिन देते, बट क्या यूज़ है आज आप सब सीख लीजिए। तो उसका यूज़ है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसको भी न्यूरोसिस या नॉट न्यूरोसिस, जो जिसको भी नर्व्स का प्रॉब्लम है या न्यूरॉन्स का प्रॉब्लम है, उसको हम लोग देंगे प्रीगाबालिन। वो एक तरह का पेन किलर ही है। ठीक है, ये एक तरह का कंट्रोल मेडिकेशन है हियर इन यूएई। ठीक है, इन यूएई इट्स अ कंट्रोल मेडिकेशन, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग इसको दे नहीं सकते, बट वेयर एज इन इंडिया बहुत इजीली मिल जाता है आपको, क्योंकि डायबिटीज है तो ऑफकोर्स ये आपको ज़रूरत है। ठीक है, ये थोड़ा आपका नर्व कंडक्शन में थोड़ा क्या लूज कर देता है, आपका स्टेबिलिटी नहीं रहता है, इसके लिए ये आपको यहाँ पर एज अ कंट्रोल मेडिकेशन के हिसाब से ही मिल पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि HB1AC क्या है इसका। ठीक है, ये एवरी 3 मंथ करते हैं, एवरी 3 मंथ। ये एक और एक बात, जो हम लोग जो टाइप 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो जेस्टेशनल प्रेगनेंसी होती है, उसमें हम लोग इंसुलिन जब भी लेंगे, उसमें एक ऑप्शन है दैट इज ग्लार्गिन। ठीक है, ग्लार्गिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, ये आप एकदम स्पेशली लिख लीजिए, ग्लार्गिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में शायद ऐसा दे दे कि विच ऑफ दिस कैन नॉट बी यूज्ड इन प्रेगनेंसी, और आपको वहां पे सभी इंसुलिन के नाम दे दे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, आप तो बोलोगे अरे सर ने तो सिखाया था कि भाई सभी तरह के इंसुलिन चलते हैं। ठीक है, ये तो बताया नहीं उन्होंने कि कौन सा इंसुलिन नहीं चलता है। ओके, सो ग्लार्गिन इज द इंसुलिन विच इज नॉट वर्किंग या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वो प्रेगनेंसी में। ओके फाइन, तो ये आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग मेडिसिन की तरफ बढ़ते हैं उसके, कि कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है और कौन सा इंसुलिन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग अभी चलते हैं इसके मेडिसिन की तरफ कि हम लोग इसको मेडिसिन क्या क्या दे सकते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। तो हम लोग क्या देंगे इसमें, सबसे पहले आएगा आपका सल्फोनिल यूरिया, सल्फोनिल यूरिया। तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन में आएगा आपका क्लोरप्रोपामाइड, टॉल ब्यूटामाइड, एसीटोहेक्सामाइड। अभी तो ये सब बंद हो गया यूज़ होना। ठीक है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, मोस्टली अभी क्या होता है सेकेंड जनरेशन यूज़ होता है, जैसे कि ग्लिमेप्रेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइबेनक्लामाइड। ठीक है, सो सल्फोनिल यूरिया में ये हो गया फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन, सेकेंड आएगा आपका बाइकोनाइट्स, ये मोस्टली यूज होता है, दैट इज मेटफॉर्मिन, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, थर्ड में आएगा आपका DDP4 इनहिबिटर, यानी कि डाइपेप्टिडेज 4 इनहिबिटर। ओके, इसके एग्जांपल है आपके सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, वीडाग्लिप्टिन। उसके बाद में आएगा हमारा इनक्रेटिन एनालॉग्स, वहाँ पे आएगा आपका लीरा ग्लूटाइड,
और 5th नंबर पे आएगा आपका अदर्स, ठीक है, पायोग्लिटाजोल। ओके, सो आपके ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में आपके सिर्फ इतना ही आने वाले हैं, दैट्स इट। ये जो सेक्शन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए मैं आपको एकदम स्पीड में ले लिया। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पायोग्लिटाजोल, ठीक है। सो पायोग्लिटाजोल क्या है, आपका कार्डियोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। अगर आप कोई हार्ट के पेशेंट है, ठीक है, और अगर आप शुगर के भी पेशेंट है, तो ये ध्यान रखें कि पायोग्लिटाजोल आप कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहे, सेपरेटली ले सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके। बीच में आपको ये भी पता होगा कि इंडिया में पायोग्लिटाजोल आपको बैन भी कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में वापस उन लोगों ने लेकर आए, मे भी कुछ रिसर्च करके। तो यही एक रीज़न था कि अगर हार्ट के अगर पेशेंट है, ठीक है, और आप एकदम शुगर के भी पेशेंट है, तो आपको पायोग्लिटाजोल नहीं लेना है, ठीक है। ये आपको अवॉइड करना है क्योंकि कार्डियोटॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। हियर इन दुबई ऑल्सो द सेम केस ओनली, ठीक है। सो पायोग्लिटाजोल जो है एकदम ऑलमोस्ट तो नहीं, ना के बराबर है, ठीक है, बट फिर भी आपको एक आध ब्रांड मिल जाता है। इसके लिए जब भी पायोग्लिटाजोल देते हैं तो उसके साथ में एक लिफलेट, आप कोई भी मेडिसिन देख लीजिए, अगर कोई पायोग्लिटाजोल के अगर साथ में है तो उसके साथ में एक लिफलेट भी होता है। उस लिफलेट में एकदम साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या क्या टॉक्सिसिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पायोग्लिटाजोल अगर इंसान ले रहा है तो वो हार्ट का पेशेंट है अगर, तो पायोग्लिटाजोल अगर ले रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके, गॉट इट। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सो इसमें ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन विद हार्ट। आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी है और वो डायबिटिक है और वो पहले से पायोग्लिटाजोल ले रही थी विद मेटफॉर्मिन, ठीक है, तो अभी वो प्रेग्नेंट होना चाहती है, तो वो क्या किया जाए, या वो प्रेग्नेंट है तो उसको क्या किया जाए। तो उस केस में ऑप्शन में आपके ये रहेगा कि कंटिन्यू विद द पायोग्लिटाजोल एंड मेटफॉर्मिन, स्टॉप मेटफॉर्मिन एंड कंटिन्यू पायोग्लिटाजोल, कंटिन्यू मेटफॉर्मिन एंड स्टॉप पायोग्लिटाजोल एंड नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन, ये आंसर में रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पायोग्लिटाजोल स्टॉप करना है एंड टाइटर द मेटफॉर्मिन, मतलब पायोग्लिटाजोल आपको स्टॉप करना है और मेटफॉर्मिन का डोज थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। वो भी डॉक्टर आपको कंसल्ट करेंगे, बट एज अ फार्मासिस्ट ये आपको पता होना जरूरी है कि पायोग्लिटाजोल आप प्रेगनेंसी में भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको रोकना पड़ेगा और आपको मेटफॉर्मिन यूज करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में सबसे सेफ ड्रग है आपका इंसुलिन या फिर आपका मेटफॉर्मिन। तो हम लोग बढ़ते हैं अभी इंसुलिन की तरफ। तो इंसुलिन में क्या क्या पार्ट है, तो पहला आएगा आपका रैपिड एक्शन, ठीक है, सेकंड आएगा आपका शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, फिर आएगा आपका लॉन्ग एक्टिंग एंड फिफ्थ आएगा आपका अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। अब यहाँ से हम लोग उल्टा आ जाते हैं। तो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग मतलब क्या है, ये अप टू 40 आवर्स काम करता है, ठीक है। और लॉन्ग एक्टिंग में क्या आएगा आपका, ये आपका काम करेगा 24 घंटे से लेके 36 घंटे तक का, ठीक है। इंटरमीडिएट आपका काम करेगा 8 से 12 घंटा, ओके। रैपिड एक्शन आपका मैक्सिमम 4 आवर्स तक लेगा, अप टू 4 आवर्स, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आपका रहेगा लिस्प्रो, मतलब ये सब इंसुलिन रहेगा आगे, ठीक है, इंसुलिन, लिस्प्रो, ओके, इंसुलिन एस्पार्ट, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग में होगा आपका आईवी वाले, जो भी आईवी इंसुलिन रहेंगे, आईवी इंसुलिन। इंटरमीडिएट में रहेगा आपका लैंटे एंड एनपीएच। एनपीएच का मतलब क्या है, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेग। लॉन्ग एक्टिंग में आएगा आपका अल्ट्रा लैंटे, डेटेमिर, ग्लार्गिन, ठीक है। ये हमने बता दिया कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, प्रेगनेंसी में, ओके। और यहां पर आएगा आपका डिग्लूटेक, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, रैपिड, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग एंड अल्ट्रा लॉन्ग। इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं गए अभी तक का, ठीक है, बट स्टिल अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा लॉन्ग एक्टिंग, कौन सा शॉर्ट एक्टिंग है, ये इतने आवर्स का मतलब क्या है, इतने आवर्स का मतलब क्या है, ओके। सो
इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे पढ़ने के लिए। हाँ, बट अगर आप यहाँ पर आते हो, दुबई में आते हो, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है इन एन इंटरव्यू। अगर आप कोई हॉस्पिटल फार्मेसी में, अगर या आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट हो और आप एक हॉस्पिटल में लगना चाहते हो या हॉस्पिटल फार्मेसी में काम करना चाहते हो, तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि डेटेमिर का ब्रांड नेम बताइए, डेग्लूडेक का ब्रांड नेम बताइए। इन सब की आपको तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड नेम पूछेंगे, सेकेंडली आपको ये पूछेंगे कि कितने टाइम के लिए कौन काम करता है, यानी कौन लॉन्ग एक्टिंग है, कौन शॉर्ट एक्टिंग है। ये सब आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग फॉर अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट जॉब, या फिर आप एक हॉस्पिटल अटैच्ड क्लिनिक में काम करने, फार्मेसी में काम करने जाएंगे, इन दैट केस आपको ये सब पूछेंगे, इसमें से पूछेंगे। अदरवाइज अगर आप एक फ्रेशर हो, तो मतलब नॉर्मल फार्मेसी में काम कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, तो आपको कोई इशू नहीं है उसमें, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बट अगर आप उसमें जाते हैं तो यस, आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, एक और एक नया इंजेक्शन आया है ओजेम्बिक करके, दुबई में भी 1 साल ही हुआ इसको आके, बट ये पहले से बहुत पुराना है, बाहर दूसरे कंट्रीज में मिलते हैं ये। अभी फिलहाल में शायद हमारे इंडिया पाकिस्तान में भी तो आया नहीं होगा इतना, बट यहाँ पर आ चुका है ओजेम्पिक। ये एक्चुअली है तो शुगर के लिए, इंसुलिन के लिए, बट लोग इसको वेट लॉस करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इंजेक्शन टाइम ऑफ डोज बहुत आसान है, बहुत इजीली ले सकते हैं इसे। ठीक है, तो अगर आपको कोई ओजेम्पिक के बारे में पूछता है तो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, एक ये रफ आइडिया दिया आपको। अगर आपको डीप में कभी नॉलेज चाहिए तो आप मेरे को पूछिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या कंटेंट है उसका, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो डायबिटीज़ हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं फिलहाल में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो आप पढ़ाई कीजिए अच्छे तरह से, ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। सो गुड बाय, गुड नाइट, एंड लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। गुड बाय।